हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपके लास्ट ईयर पेपर की 2023 के पेपर में उसको किस तरीके से करना था, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सारी बातों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो देखिए, अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये नंबर जो आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है 9826013131, इसके ऊपर आप एड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप कर दीजिए। ये केवल अगर आपका नाम, कॉलेज का नाम और 2024 जरूर लिखिए ताकि हम आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर पाए। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको टाइम टू टाइम नोट्स, पीडीएफ और जो भी स्टडी मटेरियल है एग्जाम से रिलेटेड वो हम इसमें आपको देते रहते हैं। तो उससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पेपर की। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है आपका और अक्टूबर नवंबर में हुआ था, उस समय भी लेट हो गया था। एनीवेज, तो ऑपरेशन रिसर्च 3 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स होते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए से कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना है एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। तो ये इसमें थ्योरी बहुत कम है और थ्योरी बहुत कम है मतलब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन इन सेक्शन बी और उन सब का इक्वल कैरी मार्क्स हैं क्या, 15 मार्क्स। मतलब ये पेपर क्लियर करने का सीधा सा फंडामेंटल है कि आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाए जिनमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये तो मैं कर ही लूंगा और ये मैंने कई बार करके देख लिया है और वो हमेशा सही होता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूं, ये हमेशा आउट है, ठीक है। व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च, एक्सप्लेन रोल, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एडवांटेज, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ वार। मतलब पहली यूनिट का ऊपर क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है ना। हर साल का पेपर आप उठा लें, आपको मिलेगा कि पहला क्वेश्चन इसमें सब आ गया, रोल आ गया, स्कोप आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, फंक्शन आ गए, एडवांटेज आ गए, एप्लीकेशंस आ गए, लिमिटेशंस आ गए। यही सब आपको पढ़ना है। बस वो इसकी जो पूछने का तरीका है वो हर साल वो क्या करता है, चेंज करता है, पर मोर और लेस आपको लिखना ऑपरेशन रिसर्च के बारे में ही होता है। मतलब ये एक क्वेश्चन आपका तय है, लेकिन क्वेश्चन थ्योरी में अभी इसलिए अच्छा, पेपर जब आप स्टार्ट करें थ्योरी नहीं लिखना है, जस्ट बिकॉज कि थ्योरी लिखने के 2 इंपैक्ट होते हैं। एक तो समय बर्बाद हुआ, वो तो अलग है ही, लेकिन जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में इमेज बनती है कि यार न्यूमेरिकल पेपर में स्टूडेंट पहले थ्योरी लिख रहा है तो वो उसको क्या मान के चलता है कि थोड़ा सा आपका इफेक्ट क्या आता है, क्योंकि चेक करने वाला इंसान ही है। अगर आप लॉजिकल बात करें तो भाई उससे क्या फर्क पड़ता है मैं पहले थ्योरी लिखूं या न्यूमेरिकल लिखूं, मैं सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा हूं और बेहतरीन कर रहा हूं तो मुझे मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि जो चेक करता है वो कहीं ना कहीं इंसान है और उसकी अपनी एक सोच है। तो उसलिए हमारी भी कोशिश होना चाहिए कि भाई जैसा देश वैसा भेष, तो उसी तरीके से आपको ये थ्योरी को सबसे आखिरी में रखना चाहिए। तो पहला तो ये दिमाग में रख लें। दूसरा इन्होंने पूछा है सिमुलेशन, गेम थ्योरी और क्यूइंग। मैं आपको कहूंगा कि आप किसी भी साल का पेपर उठा लें, आपको इस पे शॉर्ट नोट मिलते ही मिलते हैं। तो क्यूइंग, सिमुलेशन और गेम थ्योरी, इनके ऊपर आप कंप्लीट से क्या कर लें, शॉर्ट नोट बना दें। लॉन्ग नोट या शॉर्ट नोट हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये हमारे 2 थ्योरी क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। अब बात करें न्यूमेरिकल की, तो ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी अगर आपकी तरह जाऊं कि भैया सर आज आप एक काम करिए, यूनिवर्सिटी ने अलाउ कर दिया, आप मेरी जगह आप पेपर देने जाइए, मुझे भले ही 25 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते और पढ़ाते हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में नहीं करूंगा, क्योंकि जब ऑप्शन है तो मैं ऐसे कैलकुलेशंस को क्यों हाथ लगाऊं जो मुझे क्या करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे, गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और जब एक आसान चीज उपलब्ध है तो हम क्यों क्या करेंगे, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को करेंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि पहले आप आराम से पेपर देख लें। लीनियर प्रोग्रामिंग को मैं कोशिश करूंगा कि अटेम्प्ट ना करूं जब तक कि मैं फंस ना जाऊं, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, सारी बातें अलग हैं, लेकिन पेपर देने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो अब बात करें, दूसरा इन्होंने पूछा था ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन की डिजिट्स बड़ी लेंदी है और 3 मेथड लगानी थी। लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी लगानी है, गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी लगाना है, मोडी भी लगाना है, तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना है। और गलती से अगर ऐसे किसी बड़े डिजिट्स वाले सवाल में नेगेटिव आ गया
तो विश्वास मानिए ये 1 घंटे से ऊपर आपका समय ले लेगा, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि 1 घंटा देने के बाद भी ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अब ये 2 क्वेश्चन तो हमने अभी इसको देखते हैं, अगर और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर इसको तो करना ही पड़ेगा। अभी हम इसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, सभी का सॉल्यूशन भी डिस्कस करने वाले हैं, पर पहले स्ट्रेटेजी बना ले। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था 15 नंबर का असाइनमेंट, अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 5 और 4 मतलब अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, डिजिट भी बड़ी छोटी सी हैं, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास मेरी ये बुक है लिखी हुई तो आपको इसमें इतने सॉल्व्ड क्वेश्चन हैं कि ये सारे ही आपको इसमें सॉल्यूशन में ही मिल जाएंगे। मैंने 20 साल के सारे क्वेश्चन क्या करें इसको सॉल्व करके लगा दिए, तो आप केवल बस उसका सॉल्यूशन के 20 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए तो भी काम हो जाएगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट भी डाल दी है, तो अगर आपने नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, तो वहां पे आपको आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बस केवल उनको सबसे पहले कर लें आप, ठीक है। तो 3 यूनिट में काम हो जाता है। सॉल्यूशन अभी हम करते हैं इसका, पहले हम देख लें कि एक क्वेश्चन ये एग्जाम में मैं जरूर करता, ठीक है। उसके बाद आया था सिमुलेशन का क्वेश्चन। अब अगर आपने सिमुलेशन नहीं किया है बात अलग है, पर अगर सिमुलेशन किया था तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, किसी जमाने में ये सीए में पूछा गया था, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी यूनिवर्सिटी बेहतरीन है भाई, यूनिवर्सिटी का लेवल बहुत अच्छा है। अब बाकी सारी बातें कुछ हो ना हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड है इसका कि पेपर आते हैं बेहतरीन, तो वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने पढ़ाई की है। आपने सोचा थोड़ा बहुत पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो आपको पता ही है कि एमबीए फर्स्ट सेम में कितनी 80 की 80 आई है, और वो आई इसलिए है कि थोड़ा बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सिंसियर हैं और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं जरूर से सिमुलेशन का सवाल करता, हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे। ये सवाल इस तरीके से होते हैं, सही चाबी अगर आपने लगाई तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी द सेम वे, अदरवाइज फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आप दूसरे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड कि होना ही नहीं है, ठीक है। तो होना ही नहीं है मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए अब बात करें हम इसकी, तो चलिए आगे बात करें। तो यहां पर सबसे पहले इतनी सी बात ध्यान रखें कि सिमुलेशन में करता, पर आपने कहा सर मैं पढ़ के नहीं गया, तो देखते हैं अभी हमसे एक क्वेश्चन बना है कौन सा, असाइनमेंट का। उसके बाद आया यूजिंग ग्राफिकल मेथड। गेम थ्योरी का सवाल आता ही आता है, या तो ग्राफिकल आएगा या फिर क्या आएगा, सीधा सीधा रूल ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए यहां पर ये पूछा ही गया है, और ये बड़ा आसान सा सवाल है जिसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, मतलब 2 सवाल हो गए मेरे, अगर मैंने गेम थ्योरी करा है, असाइनमेंट करा है, तो मेरा काम हो जाता है। उसके बाद रिप्लेसमेंट का एक सवाल है, और ये भी बड़ा आसान है। रिप्लेसमेंट में 3 मॉडल हैं, ये तीसरे मॉडल का सवाल है। एक सवाल कर लीजिए आप, सारे सवाल एक जैसे करने होते हैं, तो एक सवाल करा मतलब ये 100% कैलकुलेशन करके आप काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं 3 क्वेश्चन तो मेरे बन ही रहे हैं। कौन कौन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक तो मेरा असाइनमेंट पूरा पूरा बन रहा है, तो असाइनमेंट में पूरा पूरा कर सकता हूं। रिप्लेसमेंट का ये सवाल भी हम पूरा आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार बहुत पढ़ाई की आवश्यकता थी, आपने बेसिक भी करा हुआ है तो भी कर सकते थे। गेम थ्योरी का सवाल भी आप कर सकते थे। और उसके बाद अब कोई स्टूडेंट चाहे तो अब चौथा और कर सकता था, तो या तो ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए जो सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में मोडी में जब नेगेटिव आ जाता है तो इटरेशन बढ़ जाते हैं, या फिर सिमुलेशन। मतलब दोनों ही केस में अगर आप देखें तो मुझे एलपीपी को हाथ लगाने की जरूरत तब तक नहीं पड़ती है जब तक कि वो इस तरीके से ना आ जाए कि भैया 2 क्वेश्चन आ गए, आ सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। अब फिर ऐसे स्टूडेंट इनको 80 आउट ऑफ 80 लाना है, उनके लिए समस्या है। तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि ये 3 टॉपिक तो सबसे पहले करना है, और बचा हुआ टाइम ट्रांसपोर्टेशन को देना है। सिमुलेशन भी आसान है। ये 5 टॉपिक मेरे हिसाब से आपको इस बार के लिए भी करके जाना चाहिए। अब बात करें हम सवाल की, तो मैंने बताया कि हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम में क्या करता, असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करता। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो असाइनमेंट का ये क्वेश्चन जो है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना है, तो ये अनबैलेंस है। आपको पता ही है कि इस असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, या तो 5x5 होना चाहिए, 4x4 होना चाहिए। तो ये 5x5 नहीं है, 5 तो रो हैं और 4 कॉलम है, मतलब एक आपको क्या करना पड़ेगा, डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा,
और उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखें एक ही मेथड लगती है असाइनमेंट में, दैट इज द हंगेरियन मेथड, और आई होप वो आपको आती होगी। ठीक है, नहीं आती है तो समझ लीजिए कि अगर कोई भी सवाल है अनबैलेंस का है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। अनबैलेंस मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जैसा इस सवाल में है, रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है मैक्सिमाइजेशन का तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन में। फिर एक ही मेथड है, इसका नाम है हंगेरियन मेथड, और हंगेरियन में 3 स्टेप है। स्टेप 1 रो रिडक्शन, स्टेप 2 कॉलम रिडक्शन, और स्टेप 3 बार बार इटरेट होती रहती है जब तक कि अलॉटमेंट न हो जाए। तो हमेशा इसी रूट को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। एक ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे असाइनमेंट का लगा दिया है लेक्चर, और भी मैं कम समय में लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये आप जरूर से कर लें। ठीक है, अब अपन सवाल शुरू करते हैं। तो सवाल में आपको अभी मैंने बताया कि हमने एक डमी लगा दिया। अब डमी में अगर देखें तो हर रो में सबसे छोटा क्या है, 0। तो स्टेप 1 तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर 0 को माइनस करोगे तो सब कुछ सेम ही आना है। मतलब डायरेक्ट आपको क्या करनी चाहिए, स्टेप 2 करनी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि भाई स्टेप्स होती हैं तो आपको एज इट इज 0 आया तो भी उसको रीराइट करना है ना। आप पीजी लेवल पे हैं, पीजी लेवल पे ऐसी बातों के कोई मायने नहीं होते हैं कि ये ऐसा लिखना ही है, फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, रिजल्ट जनरेटेड होता है। ठीक है, अब बात करें तो हमने बताया कॉलम मिनिमा, तो जो कॉलम में सबसे छोटा है, तो पहले कॉलम में सबसे छोटा कौन है, 7, दूसरे कॉलम में सबसे छोटा कौन है, 4, तीसरे कॉलम में सबसे छोटा क्या है, 6, इस कॉलम में सबसे छोटा क्या है, 4, और यहां पर क्या है, 0। तो पहले इसको माइनस कर। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए, और आप ही इससे पहले, जब तक मैं सवाल आगे का बताऊं, आप खुद ही क्या करें, इससे पहले मुझसे कर लें। तो सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले माइनस कर लें, और अभी देख लेते हैं क्या रिजल्ट हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले हमने 7 को माइनस करा, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 3, 4, 1, 0 और 1। इधर सबसे छोटी वैल्यू 4 थी, माइनस करा तो 1, 0, 0, 1, और 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। इधर सबसे छोटी वैल्यू आपके पास क्या थी, 6, माइनस किया तो यहां पर 1, यहां पर 3, यहां 3, यहां 0, यहां 1। यहां सबसे छोटी वैल्यू थी 4, तो 4 माइनस किया तो यहां पर आया आपके पास 4, यहां पर आपके पास 6, ये 3, ये 0 और ये 1। अब क्या करना होता है, तो स्टेप 3 करनी होती है। तो जब ये वाली पोजीशन पे आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ये स्टेप 1, स्टेप 2 और अब ये स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या होता है, कवर ऑल जीरोज विथ मिनिमम लाइन दैट शुड बी लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम ही होना चाहिए, एंड इट इज एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो कवर ऑल जीरोज विथ मिनिमम लाइन। इसके बाद है सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स। तो जो जैसे ही आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मैं इसी सवाल पर देखूं तो ये एक लाइन से ये सारे जीरो कवर हो रहे हैं, ये दूसरी लाइन मुझे लग रही है, और ये तीसरी लाइन लग रही। 3 लाइनों से मैंने सारे जीरो कवर कर लिए हैं। तो अब 2 प्रकार के एलिमेंट हो गए, कवर्ड और अनकवर्ड। तो जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है 1, उसको सब में से माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट दैट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। कवर्ड एलिमेंट्स आर रिमेन एज इट इज, बाकी सबको एज इट इज रखना है। एड दैट मिनिमम एलिमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको इंटरसेक्शन पर ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ मैं यहां पर फिर से एक और बार कर देता हूं, क्योंकि स्लाइड बदलनी पड़ती है हमें। तो अगर आप देखें तो जो सबसे छोटी वैल्यू है, अगर हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 2, 3, 0, ये कवर्ड है, और ये 0, ये कवर्ड है, 0, 0, यहां पर इंटरसेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, और ये कवर्ड है। इसके बाद देखिए 0, 2, 2 और 0 और 0, ये कवर्ड है। यहां पर बात करें तो यहां पर ये 3, 5, 2, 0 और 0, 0, यहां पर इंटरसेक्शन है, 0, 0, 0। अब क्या यहां पर देखिए कितनी लाइनें लग रही हैं, 3 लाइनों से हमने सारे जीरोस को कवर किया था। अब आप यहां पर कितना ही दिमाग लगा लीजिए, आप पाएंगे कि सारे जीरोस कवर करने के लिए आपको कितनी लाइनों की जरूरत पड़ रही है, 5 लाइनों की। तो इसका मतलब है अलॉटमेंट आ चुके हैं, और अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 5x5 का है, अलॉटमेंट कर सकते हैं। मतलब आप हार्डली आप पाएंगे कि एग्जाम में भी 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेगा असाइनमेंट का क्वेश्चन।
जब तक कि ट्रेवलिंग सेल्समैन ना आ जाए। ट्रेवलिंग सेल्समैन आया तो जरूर हमारे वो आधी घंटा ले लेगा, वो क्या होता है अपन डिस्कस करते हैं अभी। अब अलॉटमेंट करना है, तो अलॉटमेंट करने के लिए देखिए इसके पास देख लीजिए कितनी जीरो हैं, 2 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। जब बहुत सारी जीरो होती हैं तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं 1 2 3 4 और 5, तो मैं 1 को क्या दे देता हूं, सी दे देता हूं। इसका मतलब हुआ पहला जो ऑपरेटर है वो सी मशीन पे काम करेगा, मतलब वो और किसी और को नहीं मिलेंगी, और सी मशीन कोई और रन नहीं करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अब अगर आप देखें तो उस रो और उस कॉलम के सारे जीरोस को हम कैंसिल कर देते हैं। 2 पे देखें तो 2 जीरो हैं, जो पसंद हो आपको। तो अगर मैंने इसको कैंसिल किया है तो इस रो और इस कॉलम के जितने जीरोस हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, और 2 का आंसर क्या हो गया, बी। इसी तरीके से 3 की बात करें तो 2 जीरो हैं, जो आपको पसंद है। तो इस रो और इस कॉलम के सारे जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहां पर देखिए 3 का क्या हो गया, ए। अब यहां पर देखिए 1 जीरो है और यहां पर 2 जीरो है, मतलब इसको सबसे पहले देना है। मतलब 4th के लिए आपके पास डी होगा और 5th के लिए क्या होगा, डमी। और जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ था, उस ओरिजिनल क्वेश्चन से आपको इसकी वैल्यू लिखना है। मैंने अभी यहां पर लिख लिया ताकि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। मतलब फर्स्ट को आप सी देने वाले थे तो 7, सेकंड को आप बी देने वाले थे तो ये 4, 3 को आप ए देने वाले थे 8, और डी को आप 4 देने वाले थे 4 और 0। तो 7 और 4 11 और 8 19 और 4 23, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 23। ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैंने ये नहीं दूसरा कुछ दे दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने अगर मान लीजिए किसी ने स्टूडेंट ने इस तरीके से किया है तो वो इस रो इस कॉलम के सारे जीरो हटा देगा, 1 2 3 4 5। और कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताइए, तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताइए, तो उस केस में जरूर आपको फिर क्या करना चाहिए, अलॉटमेंट चेंज करके भी देखना चाहिए। अब यहां तो सिंगल जीरो है तो इधर के सारे जीरो और इधर के सारे जीरो कैंसिल करें तो 2 का हमारे पास क्या आ गया, बी। यहां पर अब सिंगल जीरो बचा है तो 3 का आपके पास क्या है, ए। ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब फिर यहां पर देखिए 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तो ये कोई स्टूडेंट चाहे तो ऐसे दे दे, कोई स्टूडेंट चाहे तो ऐसे दे। मतलब जब आपके पास 2 जीरोस होते हैं तो 4 को कोई स्टूडेंट चाहेगा तो सी दे देगा, और 5th को कोई चाहेगा तो डी दे देगा। मैं यहीं पर एक आंसर और लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, ये सब उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। बी ए हो सकता है किसी ने इसको डी दिया हो और इसको सी दिया हो, इंटर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। उसका कारण सिंपल होता है, 7 4 11 एंड 6 5 11, यहां पे उसकी टोटल क्या आ रही होती है, सेम आ रही होती है। तो डमी की बात करें तो ये तो वैल्यू 0 हो गई आपके पास। बी की बात करें तो बी आपने इसको दिया है तो ये क्या आ गया, 4। यहां 3 का ए तो 3 का ए तो ये आ गया 8, 4 का सी तो 4 का सी मतलब 6, और यहां पर आ गया 5। अब यहां भी टोटल क्या आ रही है, 23। 8 और 4 12 और 6, तो 12 और 6 18 और 5 23। यहां की बात करें तो ये देखिए 0, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 8, यहां पे चेंज हो गया तो ये 4 और 7 हो गया। तो भी आंसर आपका क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब जितने पॉसिबल आप अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं वो सारे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने सारे तमाम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब सॉल्व करके लगा दिए। इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको नीचे लिंक में दे दिया है। तो डाउनलोड रजनीश शर्मा क्लासेस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप लैपटॉप पे इसको रन करना चाहते हैं या आप इस आईफोन यूजर हैं तो उसकी लिंक भी हमने आपको नीचे दे रखी है। हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पर डाउनलोड फॉर विंडो और डाउनलोड फॉर आईफोन के लिए भी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए और एमबीए की एग्जाम का टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि हमारा जो अनुभव है बस आप उस अनुभव से काम करेंगे तो कम समय में आप वो टॉपिक और उस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे जो यूनिवर्सिटी का लेवल देखें। और वो मैं अभी लाइव क्लासेस में भी कवर कर दूंगा। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो या तो उसको आप मार्केट से परचेस कर लें, या फिर हमारी अगर आपने ऐप डाउनलोड कर ली तो वहां पर ई बुक का ऑप्शन है और वहां पर मात्र 120 समथिंग 125 या कुछ में आपको क्या मिल जाएगी, ये ई बुक मिल जाएगी। इसके केवल सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी कम एफर्ट्स में आपके लिए काम हो जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं कि आप क्या करें, हार्ड बुक खरीदें। अगर आप हार्ड खरीदते हैं, हार्ड कॉपी तो अच्छी होती है पढ़ने के लिए, पर अगर शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो आप ये ई बुक क्या कर लीजिए, ले लीजिए और केवल इसके सॉल्व कर लीजिए। आई विल गारंटेड यू कि पेपर खत्म होगा, मैं उसके बाद आपको नंबर भेज दूंगा कि देखो इस पेज पे ये वाला क्वेश्चन था और ये आप कर सकते थे। अब बात करें किसकी, एक क्वेश्चन मैंने सिमुलेशन कर लिया, एक क्वेश्चन कौन सा कर लिया, असाइनमेंट का। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, सिमुलेशन, क्योंकि मैंने बताया कि जिन लोगों को आता है ये बड़ा आसान होता है। क्वेश्चन में दिया था यील्ड पर एकड़ और प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, प्राइस पर केजी दे रखी थी और प्रोबेबिलिटी दे रखी। दो सिंपल क्वेश्चन पूछे थे कि सिमुलेट द यील्ड पर एकड़ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स यूजिंग द रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर भी दिए हुए थे, तो अगर आपको थोड़ा भी पता है तो इसमें देखिए बड़ा आसानी से आप क्या कर सकते थे, ये कैलकुलेशंस कर सकते थे। इसमें आपको क्या करना था, प्रोबेबिलिटी दिया था, उसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और एक कम करके क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। और रेंज निकालने के बाद फिर जो रैंडम नंबर देते हैं, तो जैसे यहाँ पर 20 दिया है, तो 20 इस रेंज में आता है, तो उसके सामने क्या हो गया, मतलब इस साल 140 आपकी क्या रहेगी, यील्ड होगी पर एकड़ में। इसके बाद दिया हुआ है 72 इस रेंज में आता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 160, है ना। ये थोड़ा सा मैं अभी इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अभी पहले सॉल्व कर ले। एक्सप्लेनेशन के लिए तो हमारे पास दूसरे बहुत सारे वीडियो में आपको लिए बना भी दूंगा, और ऐप पे तो मैंने कंप्लीट सिलेबस लगा दिया। अभी तो हम वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा क्या होता है कैसे होता है, तो मालूम पड़ा है 8-10 घंटे तो हम इसी पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, पर डोंट वरी, ऐप पे मैंने पूरा कंप्लीट लगा दिया। 34 की बात करें तो मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि जिसको अगर आता है तो वो कहेगा कि अरे सर इससे आसान क्या होगा, 54, ये 54, तो ये क्या आ गया, 160। 30 18 to 43 आ रहा है, तो उसके सामने क्या है, 140। 22 भी इसी रेंज में आता है, तो ये क्या हो गया, 140। 48 इस रेंज में आता है, तो यहां पर क्या हो गया, 160। 74 भी इसी रेंज में आता है, तो क्या आ गया, 160। 76 भी इसी रेंज में आता है, 160, और 120 यहां पर आ गया। ठीक है, अब आप बस केवल कैलकुलेटर से फिर से वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेटर से इसकी टोटल लगा लें, तो भी आपको पता लग जाएगा कि कितनी आसानी से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती थी। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो 140, 160, 140, 160, 140, 140, 160, 160, 160 एंड 160 और 120, तो ये आ रहा है 1480। तो ये आया 1480, और हमें क्वेश्चन में आपसे पूछा था एवरेज यील्ड पूछा था, तो 1480 इन 10 ईयर मतलब 145.8 केजी पर एकड़ यील्ड होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एवरेज यील्ड पर एकड़, पर एकड़। ठीक है, 148 केजी पर एकड़, तो ये हमारी क्या होगी, यील्ड होगी। अगर 148 ऑन एन एवरेज आएगा, बस एवरेज लगाना था। इसका पार्ट 2 भी था, और पार्ट 2 में आपको क्या दिया हुआ था, उन्होंने प्राइस दे रखी थी कि कब कब कितना कितना प्राइस पर बिकेगी, और उसके भी अलग से रैंडम नंबर दिए हुए थे। तो फिर से हमने उसका क्यूमुलेटिव निकाला, उससे फिर हमने क्या निकाल लिया, एक रेंज निकाल ली, है ना। और रेंज निकालने के बाद क्या करना था, तो 82, तो 82 किसमें आता है, 75 से 89, मतलब यहां पर क्या आएगा, 2.40। 95, तो 95 क्या आया, 2.50। 18 की बात करें तो 18 किस में आता है, तो 2.10। 96 की बात करें तो वो क्या आ गया, 2.50। 20 की बात करें तो वो क्या आया, 2.20। 84 की बात करें तो 84 इस रेंज में आता है, तो 2.40। ठीक है, तो 2.40। उसके बाद 56 की बात करें तो 56 क्या आता है, 2.30। 11 की बात करें तो 11 इस रेंज में आता है, तो 2.10। ठीक है, और 52, तो 52 इस रेंज में आता है, 2.30। और 3 की बात करें तो वो आता है 2। फिर एवरेज रेवेन्यू, ये हमारा जो पार्ट 1 में आपने जो यील्ड निकाली थी, ये आपका क्या निकला था,
और इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू भी पूछा है, तो एवरेज रेवेन्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो 2.4 इंटू 140, इसलिए ये दोनों एक साथ दिए थे, तो ये आ गया आपका 336। 2.5 इंटू 160, तो ये आपका आ गया 400। 140 इंटू 2.10, 294। अब देखिए आप खुद ही टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि जिसको आता है सिमुलेशन वो सबसे पहले इसको करेगा, क्योंकि इसमें समय भी नहीं लग रहा है। और आप खुद देख सकते हैं 2.2 इंटू 140, 308। 2.4 इंटू 140, 336। 2.3 इंटू 160, 368। 2.10 इंटू 160, 336। 2.3 इंटू 160, 368। और 120 इंटू 2 दैट इज 240। और इसकी भी टोटल लगा लेते हैं, तो 368, 336, 368, 336, 308, 400, 294, 400 और 336। तो ये आ रहा है आपका 3386। ये देखिए, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि गड़बड़ होती ही नहीं है। टाइम आपको एवरेज प्राइस पूछा था, तो इसको भी निकाल लीजिए। यहां पर आपसे पूछा था, तो ये 3386 कितने सालों में? 10 सालों में। मतलब क्या हो गया ये 338.6 पर एकड़। ठीक है, तो ये आपका रेवेन्यू आ गया पर एकड़ में, इतने रुपए आपको मिलेंगे पर एकड़। और एवरेज प्राइस पर केजी पूछी है, तो इसकी भी टोटल लगा लो दोस्त। 2, 2.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.2, 2.5, 2.1, 2.5 और 2.4। तो ये आ रहा है 22.8। तो 22.8, तो ये आपकी एवरेज प्राइस क्या आ गई 10 सालों में? 2.28। ये आपका प्राइस है पर केजी। ये आ गया, खत्म हो गया सवाल। तो आप हार्डली पाएंगे कि 10 मिनट 15 मिनट बहुत हो गए असाइनमेंट और ये दो मिला के। अभी देखिए पूरा पेपर अपने यहां 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं बता दूं आपको कि एमबीए 4th सेकंड सेम में आपको 4 न्यूमेरिकल पेपर होते हैं। ये दोनों ही केस में आपके लिए क्या करेगा, वरदान भी साबित हो जाएगा। अगर आपने चारों प्रैक्टिकल के केवल 3-3 टॉपिक भी वो पढ़ लिए जो एग्जाम में आते हैं, तो यूं पेपर निकल भी जाएगा और आपका परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। और वरना यही समस्या भी खड़ी हो जाएगी दोस्त, क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं, और न्यूमेरिकल नहीं आते तो फिर फंस गए आप। आपका पूरा के पूरा एमबीए सेकंड सेम का पूरा परसेंटेज डाउन हो जाएगा। गलती से एमबीए फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में मिला के 4 80 हो गई तो आपका ईयर बैक ही हो जाएगा। और ईयर बैक का मतलब आप वापस से फर्स्ट ईयर में आ गए। अब फिर 1 to 1 करो, मतलब दुनिया आपसे 1 साल आगे निकल गई और सारी समस्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और आखिरी टाइम में तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं। आप पूरा YouTube सर्च कर लीजिए, आपको सिस्टमेटिक लेक्चर्स मिलेंगे ही नहीं। जो आप कोई भी लेक्चर देखेंगे तो आप एग्जाम का लेवल मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का लेवल आता है बेहतरीन। उसके लिए आपको सबसे पहले रजनी शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, ऑल कोर्सेज में आपको सारे के सारे सभी सब्जेक्ट के पूरे न्यूमेरिकल पेपर 1 by 1 मिल जाएंगे। आपने बोला अरे सर अब आखिरी टाइम में इतना कौन पढ़े, तो भाई 2 यूनिट पढ़ लो। फिर आपको अच्छा लगने लगे, समय हो तो 3 यूनिट पढ़ लो, और अच्छा लगने लगे 4 यूनिट पढ़ लो। तो ये आपके हाथ में है कि कितना पढ़ना है। स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूं, 4 टॉपिक अभी भी फिर बता दिए आपको कि असाइनमेंट कर लीजिए, गेम थ्योरी कर लीजिए, रिप्लेसमेंट कर लीजिए, और फिर ट्रांसपोर्टेशन पे जाइए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सवाल 1 से सवा घंटा खा लेता है, और सही होने के चांसेस उसी के हैं जिसने घर पे इतनी बार कर लिया है
कि सर अब गलती तो होती नहीं, और उसके लिए फिर आपके पास किताब होनी चाहिए। गाइड में 2-3 सवाल दिए हैं बकवास से जो फेल कराएगी। आपने फर्स्ट ईयर में भी गाइड ली थी, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप उससे करने गए थे, तभी तो आपका रिजल्ट जो भी रहा वो अच्छा है बुरा, अच्छा हो नहीं सकता, कम नंबर आए होंगे या लुढ़क गए होंगे। तो अब ये जो हुआ है वो गलती क्या है कि आपने क्या किया, मेहनत भी करी होगी तो गलत डायरेक्शन में कर दी। पहुंचना था चीन, पहुंच गए जापान। गाइड केवल अब उसको 8 सब्जेक्ट की बनानी है तो वो कुछ दे देता है, तो वहां पे आप फंस जाते हैं। केवल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में भले ही आप 2 टॉपिक पढ़ के जाएं, लेकिन पूरा पढ़ के जाएं, बस ये गुरु मंत्र समझ लीजिए आप पास होने का। कभी टेंशन नहीं पालना, इतना सारा सिलेबस है, आपने इतने वीडियो लगा दिए, कुछ नहीं, मैं तो 2 टॉपिक के पीछे पढ़ूंगा, 2 टॉपिक के पीछे पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। मैं 2 मिनट आपके लूंगा। एक मूवी थी जिसमें संजय दत्त, बहुत पुरानी मूवी है, मेरे टाइम की है, तो आप कभी देखिएगा उसको या सुना होगा आपने। तो उसमें संजय दत्त क्या होता है, एक टनल के नीचे से जा रहा होता है और उस टनल में उसको 50 गुंडे घेर लेते हैं। तो अब ये तो तय था कि भाई मारेंगे, 50 गुंडे हैं, इधर संजय दत्त है, तो क्या हुआ, अगर मिथुन होता तो अलग बात थी, पर संजय दत्त उस समय बड़ा बॉडी बिल्डर एंड ऑल। तो संजय दत्त सबसे बड़ा दिमाग लगाता है और बोलता है कि देखो भाई, मुझे पता है तुम 50 लोग हो और तुम मुझे मारोगे, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी मां की कसम खाता हूं कि जिस व्यक्ति ने मुझे सबसे पहले हाथ लगाया उसको तो मैं मार के ही जाऊं। अब सारे गुंडे सोचते हैं कि यार पहले भी इससे फाइट हो चुकी है और इतना दम तो रखता है कि एक आदमी को मार देगा, तो पहले कौन मरे। तो सारे गुंडे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, सारे गुंडे सबको बोलता है सोच ले भाई, तू आगे आया तू देख ले, तू आया तू देख ले, तो सब उसको धीरे धीरे रास्ता देते हैं, निकल जाता है। द सेम वे अब बात पढ़ाई में इतने सारे टॉपिक हैं, आप किसी 2 के पीछे पड़ जाओ कि तुम 2 में से अगर कोई भी मिला, मां कसम छोड़ूंगा नहीं। बस सिंपल सा स्ट्रेटेजी है दोस्त, 3 टॉपिक हर यूनिट के कर मारो, और उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी भी लगा दी, बार बार भी बोल रहे हैं, बस पूरे करना है, थोड़ा करा थोड़ा नहीं करा मर गया। तो अपना पूरा जो आपके पास बचा हुआ समय है, एनर्जी है, वो केवल 2 या 3 टॉपिक पे फोकस कर लीजिए, उसके सारे कर लीजिए। रिप्लेसमेंट इससे बाहर नहीं जाएगा, गेम थ्योरी इससे बाहर नहीं जाएगा, असाइनमेंट इससे बाहर नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इससे बाहर नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। आप बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है कि आप पेपर बना रहे हो, नहीं भैया, 20 साल के जितने पेपर हो सकते थे वो सारे सॉल्व कर लिए, सबको जमा दिया, और जितनी किताबें हो सकती थी वो सब पढ़ ली। तो उन सारी किताबें अच्छी होती है, लेकिन उसमें 2-3 मेरे इसमें मिलेंगे आपको 20-30 सब सॉल्व करके व्यवस्थित लगा दिए। आपका काम मैंने कर दिया, अब आपका काम है रेडी कर दिया है, बस आपका काम है उसको पढ़ना। चलिए अब बात करते हैं एक तीसरे सवाल की, ग्राफिकल की बात करते हैं। तो अब ग्राफिकल में अगर हम बात करें तो ग्राफिकल की अगर आप देखिए तो ग्राफिकल के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे तो इसको सैडल पॉइंट वगैरह सब चेक करना होता है, रूल ऑफ डोमिनेंस, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया था, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। दिमागी मत लगाओ, फिर डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड करो। फॉलोइंग गेम एंड देन डिटरमाइन द स्ट्रेटेजी द वैल्यू ऑफ गेम। जो सबसे बुरी बात थी इसमें एल्जेब्रिकली, जिन लोगों का मैथमेटिक्स नहीं होता है उन लोगों को थोड़ा सा एल्जेब्रिकली करने में थोड़ी सी समस्या आती है, वो थोड़ी सी समस्या को भी ठीक कर लीजिए, ये पेपर आपका जेब में आ गए। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि अभी इतने कम टाइम में हमने आराम से 2 क्वेश्चन 3 असाइनमेंट कर लिया है, एक दूसरा क्वेश्चन हमने सिमुलेशन कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, गेम थ्योरी। अभी हमारे पास पूरा समय थ्योरी लिखने के लिए, पूरे 4 सवाल करने के लिए। यहां पर जो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, गेम थ्योरी की, तो गेम थ्योरी में सबसे पहले हमको प्लेयर ए की एक स्ट्रेटेजी लेनी होती है, उसको मान लेते हैं एक्स, और दूसरे की क्या मान लेते हैं 1/x। और सबसे पहले इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई करना रहता है। ये वाली स्टेप आपकी गाइड में मिसिंग है और इसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। देखें तो सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है, जिसको हम ईवी बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए, और आप चाहें तो E1, E2, E3 इस तरीके से लगा दीजिए, ताकि ये भी पता लग जाए कि किस स्ट्रेटेजी पर क्या मिलने वाला है। ये आपका 4 और ये EV5। अब अगर आप देखें तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना था, तो -4x + 3 1 - x, फिर इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिएगा आप।
तो यहां पर 2x माइनस 9 1 माइनस एक्स, 5x प्लस 7 1 माइनस एक्स, माइनस 6x प्लस 4 1 माइनस एक्स, और 6x प्लस 8 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया है। सिंपली आप क्या कर लीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा और इक्वेशंस बना लीजिएगा। माइनस 4x और माइनस का 3 मतलब माइनस का 7x प्लस का 3। इसकी बात करें तो माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11x और माइनस का 9। इसके बाद बात करें तो 7, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक ही 9 था, ठीक है। फिर 5x और माइनस का 7x, और यहां पर है आपके पास 7, तो 7 और माइनस का 7x, तो ये क्या आ जाएगा 2x, माइनस का 6x और माइनस का 4x, तो माइनस का आपके पास 10x है, प्लस का 4 है। यहां पर 6x और 8 माइनस का 8x, तो यहां पर आपके पास माइनस 2x प्लस 8 ये आ जाएगा। जैसे आप एक दो सवाल करेंगे तो आपको लगेगा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो हम यही कर लेते हैं, ये वैल्यूज अगर आपने लिख ली हैं तो फिर आपको पता है कि ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर हमारे पास माइनस 9 है, माइनस 8 है, माइनस 7, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाना है शायद हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एग्जाम में थोड़ा सा व्यवस्थित बनाइएगा। अभी मेरे पास जगह भी कम है, समय भी कम है, तो मैं केवल आपको बताता चल रहा हूं। माइनस 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां पर हम इधर की तरफ A1 लेते हैं और इधर की तरफ A2 लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर ये जो इक्वेशन होती है इनको प्लॉट किया जाता है, जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि -4 और 3, तो ये -4 और 3 ये जोड़ दिया, या आप कहें तो उसको मैं ब्लू से कर, ये हो गया। फिर 2 एंड -9, तो 2 एंड -9, ठीक है। फिर 5 एंड 7, तो यहां पर 5 और 7, ये 5 एंड 7, -6 एंड 4, -6 एंड 4, और 6 एंड 8, तो ये 6 एंड 8, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया। और इस ग्राफ में अगर आप देखें तो जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो ये लोएस्ट बाउंड्री का अपर मोस्ट पॉइंट है, मतलब इसको बोलते हैं मैक्सी मीन। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, मैक्सी मीन पॉइंट। और ये मैक्सी मीन पॉइंट हमें पता करना होता है कि ये वाला जो पॉइंट है किस रेशो में क्या कर रहा है, इसको कैंसल कर रहा है, किस रेशो में इस ग्राफ को बांट रहा है। तो ये जो -6 और 4 वाली वैल्यू है, तो -6 और 4 वाली वैल्यूज, और दूसरी है आपकी 2, -9, इनको हम अलग से ले लेते हैं, जो मैक्सिमीन पॉइंट बना रहे हैं आपका, और वो ये हमने अलग से ले लिया, तो ये हमने अलग से ले लिया। अब उन्होंने कहा है कि इसको क्या करना है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये x और 1 - x है, जो शुरुआत में भी हमने माना था। और इसकी जो इक्वेशन बनाई थी आपने, तो 2 की जो इक्वेशन बनाई थी, मैं एक और बार लिख देता हूं, तो EV लिख देता हूं डायरेक्ट। तो ये आ गई थी आपकी 2x - 9 1 - x, जो हमने सबसे पहले वाले स्टेप में बनाई है। तो EV की अगर हम बात करें तो यहां पर ये -2x और माइनस का 9 प्लस, तो यहां पर क्या आ जाता है 9 और 2 11x माइनस का 9, ठीक है। तो अब केवल अपने को क्या करना है, ये अब मैंने आपको पूरा एल्जेब्रिकली इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, आप केवल थोड़ा सा भी देख लेंगे ना तो भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका 11x - 9। और दूसरा अगर आप देखें तो कलर चेंज कर देते हैं, तो दूसरा जो आपकी EV की वैल्यू, अच्छा ये दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू V, क्योंकि प्लेयर ए को हम हमेशा विनर प्लेयर मानते हैं, देखें। तो यहां पर माइनस का 6x प्लस 4 1 - x, तो अगर आप इसके EV की बात करें तो -6x और -4x, तो ये क्या आ गया, माइनस का 10x प्लस का 4, तो माइनस का 10x
और प्लस का 4। अब इनको इक्वेट कर लीजिए। देखिए दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू v है। पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। तो व्हाट विल आई गेट, 11x माइनस 9 और माइनस का 10x प्लस का 4। माइनस के 9 को इधर लाइए, 10 को उधर ले जाइए, तो 11x प्लस। अब ये देखो, जिन लोगों को नहीं आता है उनको डर लगने लगेगा, और जिनको आता है वो कहेंगे अरे बड़ा आसान। तो ये उसी तरीके का है स्विमिंग जैसा। जिसको तैरना नहीं आता है उससे बोला कि धक्का दे दिया, हो कहेगा मार दिया आज तो तुमने, घबरा जाएगा। और जिसको आता है वो छपाछप तैरने लग जाएगा। तो स्विमिंग इज अ फन इफ यू नो, अदरवाइज वो एक बड़ा हॉरिबल सपना है, नाइटमेयर है कि अरे बाप रे पानी देख के मुझे तो घबराहट हो जाती। क्योंकि हमें पता है कि हम थोड़ा भी बेसिक नहीं जानते हैं तैरने का, वो व्यक्ति डरेगा। तो डर कब होता है, जब हम सीखते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि बस थोड़ा बहुत कुछ कर लें और हो जाए। और आप तो मैनेजमेंट की डिग्री कर रहे हैं, पीजी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको सिंसियर होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि मैनेजर ही तो कंपनी में सबसे ज्यादा सिंसियर होता है। नीचे के एम्प्लॉयज बड़े ही मस्ती मारे कि अरे यार कल करते हैं, आज करते हैं, लेकिन एक मैनेजर ही तो होता है, इसीलिए तो मैनेजर की पोस्ट होती है भाई। ठीक है, तो इसलिए आपसे अपेक्षाएं ज्यादा हैं। तो ये -9 इधर आके प्लस हो गया, तो यहां 21x इक्वल टू क्या आ गया, 11। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 और 4 13। तो ये आपका क्या आ गया, 30। तो यहां की अगर हम बात करें तो x इजिकल टू 13/21, और ये हमारा A1 स्ट्रेटेजी है क्योंकि पहली वाली है। तो A2 जो होगा वो 1 माइनस एक्स होगा। तो 1 माइनस 13/21, तो यहां पर 13/21 मतलब 21 माइनस 13, तो ये क्या आ गया 8/21, और 8/21 ये क्या हो गया आपका A2। तो जो स्ट्रेटेजी, द प्योर स्ट्रेटेजी ऑफ ए जिसको बोलते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी, जो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी ऑफ ए, प्लेयर ए, वो क्या होगी, तो 13/21 एंड 8/21। इसी तरीके से बी के लिए भी करना पड़ेगा। अब बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको दूसरी वैल्यू लेना पड़ेगी, तो उसको y और 1 माइनस वाई ले लेते हैं, और इस तरह से करना पड़ेगा। एलजेब्रिकली में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, वरना इसको ऑर्डिनेंट से सॉल्व किया जा सकता था, पर जब क्वेश्चन में बोला ही है तो फिर करना ही पड़ेगा। 2y माइनस 6 और 1 माइनस वाई, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी, क्योंकि हम प्लेयर बी को लूजर प्लेयर मानते हैं। ठीक है, और -9y प्लस 4 1 माइनस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू v। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अब इक्वेशन बना लेते हैं और इनको इक्वेट कर लेते हैं। थोड़ी सी जगह मैनेज करनी है तो मैं यहां पर डायरेक्ट कर लेता हूं, आप थोड़ा सा क्या करिएगा, व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो 2y और माइनस का 6y, मतलब मेरे पास आएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 8y प्लस का। नजर हटी दुर्घटना घटी का रूल तो हमेशा ही है, बड़ा शांत होने की जरूरत है, और शांत वही व्यक्ति हो सकता है इसने घर पे बहुत रिहर्सल कर रखी हो। इसीलिए तो हम बार बार रिहर्सल करते हैं। जो लोग आप में से डांस करते हैं या किसी प्रकार का कोई परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो कैसे स्टेज पे जाके कंफर्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही क्या कर चुके होते हैं, कई बार अपने आप को रिहर्सल कर चुके होते हैं। तो मैं भी आपको सलाह दूंगा, 2-3 टॉपिक पढ़िए और पुराने 5 सालों के पेपर पे अपने आप को टेस्ट करिए कि हम कितने समय में कर रहे हैं, गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, बस गलतियों को रोकना है। आप टॉपिक कम पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। वो कहते हैं ना, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। तो वो कम खाओ अच्छा खाओ का मतलब ये कि भले ही कम खाना पड़े लेकिन बेहतरीन खाई। ऐसे ही पढ़ाई में भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि कम पढ़िए लेकिन क्वालिटी पढ़िए। क्वालिटी मतलब ऐसा मत करिए थोड़ा ये थोड़ा वो, देखते हैं अब मंदिर हो आया हूं, भगवान जाने क्या होगा, तो वैसे काम नहीं हो पाएगा। तो यहां की बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8y, और माइनस का 6, दोनों को इक्वेशन बना के डायरेक्ट इक्वेट कर रहा हूं। माइनस का 9y और माइनस का 4y, तो 9 और 4, तो वो क्या हो जाएगा आपका 13 का y और प्लस का 4। अब आप इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो अब आपके पास यहां पर 8y प्लस 13y इक्वल्स टू 4 प्लस 6,
तो यहां पर आपके पास आ जाता है 21, y इक्वल्स टू 10, ठीक है। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 10/21, जो कि किसकी वैल्यू है b1 की, है ना। तो यहां पर अब ये सेकंड स्ट्रेटेजी है, तो बेसिकली ये b2 है। और b4, तो b4 आपका क्या है 1 माइनस वाई, और 1 माइनस 10/21 करेंगे तो वो क्या आएगा 11/21। देखिए एलसीएम लेके माइनस किया है। और वैल्यू ऑफ गेम भी निकालनी है दोस्तों। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो वैल्यू ऑफ गेम आ जाता है 8y माइनस 6, इट्स इक्वल टू v। तो यहां पर अगर आप देखें तो 8y की वैल्यू हमारे पास है कितनी 10/21 माइनस का 6, तो 80। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर आपका ये 21, ये आ गया 80 माइनस 21 सिक्सा, तो 21 सिक्सा कितना होता है 126, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 46/21। ये एल्जेब्रिकली सॉल्व करना अगर आता है तो, ठीक है। नहीं आता है तो फिर अब कुछ नहीं। और चलो अपन मान लेते हैं कि अरे सर बाप रे ये भी नहीं हुआ, सिमुलेशन भी नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन भी गलत हो गया, लेकिन मेरा असाइनमेंट सही है। तो अगर मेरा असाइनमेंट भी सही है तो 15 नंबर वो पीरियड मिले, और 20 नंबर की थ्योरी में 50% मार्किंग भी होती है, तो 15 और 10 25 हो गए, और 16 नंबर भी अगर मेरे को कॉलेज से मिल गए तो बाउंड्री पे तो पास हो। मतलब एक सिंगल सवाल कर लेता हूं और थोड़ा भी अगर क्वालिटी थ्योरी लिख लेता हूं तो मैं बाउंड्री पे तो आ ही सकता हूं। और अगर 2 सवाल मैंने सही कर लिए तो 100% मुझे ही पता है कि मैं पास हूं। और उसमें आप ऐसा कर सकते हो। अब देखिए समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेंदी हो जाते हैं वीडियो, तो मैं आपके लिए ये करता हूं कि आपने तुरंत से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में जैसे ही आप ऑल कोर्सेस में जाएंगे तो वहां पर ऑल 4-in-1 आपको एमबीए कोर्स मिलेगा। इसमें मैंने 2023 का एक फोल्डर बनाए हुए हैं, इसमें कंप्लीट सारे वीडियो अनलॉक किए हुए हैं। तो आप बचे हुए जो एक ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, एक आपका रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग अगर कोई करना चाहता है, तो ये सारे वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर फोल्डर में फिलअप कर देता हूं, ताकि यहां भी समय कम लगे। और वो ऐप आप डाउनलोड कर लें तो वहां पे कम से कम आपको नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, तो उससे आपका काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर से कर लीजिए। वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो जैसे जैसे पेपर आपके आते जाएंगे, थ्योरी सब्जेक्ट के भी आईएमपी जो हमारे पास रखे हैं वो हम, क्योंकि व्हाट्सएप पे फ्लोट करना आसान होता है, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे डाला सबको मिल गए। अनसॉल्व पेपर वो भी हम आपको अनसॉल्व यहां भी मिल जाएंगे आपको, जब आपने ऐप डाउनलोड करा हुआ है तो यहाँ पर नोट्स एंड अनसॉल्व में, और हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको डालते रहेंगे। एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन भी चेंज होगा तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड बाद में होता है, पहले मैं आप तक पहुंचा देता हूं। कॉलेज भी आपको बाद में इंटीमेट करता है। अभी भी जब आपको पता हुआ कि डेट चेंज हुई तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट को पता था कि डेट चेंज हो गई। 2 दिन बाद जाके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आया, लोगों को तो डर ही लग रहा था कि हो सकता है सर ने भेज दिया है। हम बिल्कुल ऑथेंटिक सही व्यक्ति के सही जानकारी होने के बाद ही आपको क्या करते हैं, ऐप पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते हैं, तब तक नहीं डालते, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए। फर्स्ट सेम में यह भी हुआ था कि पेपर वगैरह आउट हुए थे, अब यूनिवर्सिटी ने क्या कर लिया है, अपनी व्यवस्थाएं बढ़िया चाक चौबंद करनी है, तो किसी भी केस में पेपर तो आउट नहीं होगा। अब जब पेपर आउट नहीं होगा तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि एकमात्र विकल्प है पढ़ाई कर लें, और 2 से 3 यूनिट भी ईमानदारी से कर लें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से ऐप डाउनलोड करो, और वहां पर बचे हुए सारे क्वेश्चंस जो आपके बच गए हैं वो मैंने वहां पर सॉल्व कर दिए हैं। तो मिलते हैं फिर एप्लीकेशन पे। मेरी लाइव क्लासेस भी अब मैं वहीं पर ले रहा हूं, तो तुरंत से कर लीजिए उसको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। कीप लर्निंग। अगर मैनेजर बनना है ईमानदारी से तो मेहनत करना सीख जाओ। पास करके डिग्री ले जाओगे कोई नौकरी नहीं देगा, मैनेजर को उसके नॉलेज के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। छोटे छोटे कदम आसमान को छूने का दम। नहीं आता कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखने की इच्छा रखिए, सब हो जाएगा। सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप में सीखने का जुनून है तो। चलिए मिलते हैं फिर।